स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में। हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी रंध्रों की संरचना। आज हम अध्ययन करेंगे रंध्र गति। रंध्रों की गति किस प्रकार से होती है। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को रंध्र गति कहते हैं। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को रंध्र गति कहते हैं। रंध्र गति के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। रंध्र गति के लिए 3 सिद्धांत या 3 परिकल्पनाएं दी गई हैं। सबसे पहली परिकल्पना है मांड शर्करा परिकल्पना। मांड शर्करा परिकल्पना। मांड जो शर्करा परिकल्पना है उसे प्रस्तुत करता जेडी सायरे ने दी थी। जेडी सायरे ने मांड शर्करा परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इस परिकल्पना के अनुसार दिन के समय, दिन में रंध्रों की जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी होती है। दिन के समय द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि दिन के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पौधे CO2 का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जैसे ही द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी होती है तो pH का मान बढ़ जाता है। pH का मान बढ़ जाता है। जैसे ही pH का मान बढ़ता है तो द्वार कोशिकाओं में फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। द्वार कोशिकाओं में फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। यह एंजाइम जो द्वार कोशिकाओं के अंदर मांड होता है, उस मांड को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देता है। जैसे ही ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में मांड बदल जाता है तो द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ जाती है। जैसे ही द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ती है तो द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं। स्फीत का मतलब फूल जाती हैं। फूलती हैं तो जो रंध्र छिद्र होता है, रंध्र छिद्र, यह खुल जाता है। खुल जाता है। तो इस प्रकार से दिन के समय रंध्र का जो छिद्र होता है वह खुलता है। दिन के समय द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी होती है प्रकाश संश्लेषण के कारण, जिससे pH का मान बढ़ जाता है। फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है और फास्फोराइलेज एंजाइम जैसे सक्रिय होता है तो यह एंजाइम मांड को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देता है। जैसे द्वार कोशिकाओं में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है तो द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ती है और द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और रंध्र का जो छिद्र होता है वह खुल जाता है। रात के समय जब रंध्र बंद होते हैं तो यह क्रिया उल्टी हो जाएगी। रात में द्वार कोशिकाओं में CO2
की वृद्धि होती है। रात के समय CO2 की वृद्धि होती है क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और CO2 की मात्रा बढ़ेगी। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश गिरता है उसी समय यह अभिक्रिया होती है। जैसे द्वार कोशिकाओं में पहले कमी हो रही थी, अब रात के समय वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है तो पीएच का मान कम हो जाएगा। पहले बढ़ रहा था, अब रात के समय पीएच का मान कम हो जाता है। जैसे ही कम होता है तो फास्फोराइलेज जो एंजाइम है वह निष्क्रिय हो जाएगा। पहले सक्रिय हुआ था जब पीएच का मान अधिक हुआ था, अब पीएच का मान कम होगा तो फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा। जैसे ही निष्क्रिय होगा तो दिन के समय द्वार कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना था वापस मांड में बदलने जाएगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस मांड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही मांड में परिवर्तित होगा तो सांद्रता कम हो जाएगी। सांद्रता कम होगी तो द्वार कोशिकाएं सलग यानी कि पिचक जाएंगी। दिन के समय स्थित फूल जाती हैं, रात के समय द्वार कोशिकाएं सलग हो जाती। जैसे ही सलग होती है, पिचकती हैं तो जो रंध्र का छिद्र होता है, रंध्र छिद्र होता है वह बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से जो रंध्र का छिद्र होता है वह दिन के समय खुलता है और रात के समय बंद हो जाता है। मांड शर्करा परिकल्पना के अनुसार दिन के समय जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उसमें CO2 के अंदर कमी हो जाती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के कारण। जैसे CO2 की कमी होती है तो पीएच का मान बढ़ जाता है। पीएच का मान बढ़ता है तो फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है तो मांड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है। जैसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट द्वार कोशिकाओं में बनता है तो द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ती है। ये सारी जो क्रिया हो रही है वो द्वार कोशिकाओं में होती है। द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ती है, द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ती है तो द्वार कोशिकाएं स्फीत फूल जाती हैं और जो रंध्र का छिद्र होता है वह खुल जाता है। रात के समय यह क्रिया उल्टी होगी तो रात के समय रंध्र बंद होते हैं तो वो किस प्रकार से होंगे? द्वार कोशिकाओं में CO2 की वृद्धि होगी। दिन के समय कमी हो रही थी, रात में CO2 में वृद्धि होगी क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। पीएच का मान कम होगा, CO2 की वृद्धि होगी। तो जैसे पीएच का मान कम होगा तो फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा और जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो दिन के समय बना था रात के समय वापस मांड में परिवर्तित हो जाएगा और सांद्रता कम हो जाएगी द्वार कोशिकाओं की। जैसे द्वार कोशिकाओं की सांद्रता कम होगी तो द्वार कोशिकाएं सलग हो जाएंगी। सलग हो जाएंगी तो जो रंध्र का छिद्र होता है वह बंद हो जाता है। वापस मांड बन गया रात के समय तो वापस अगले दिन यही क्रिया प्रारंभ होगी तो दिन और रात के अंदर ये क्रियाएं चलती रहेंगी। तो इस प्रकार से दिन के समय रंध्र का छिद्र खुलता है और रात के समय रंध्र का छिद्र होता है वह बंद हो जाता है। ये जो बातें हैं वो मांड शर्करा परिकल्पना के अनुसार बताई गई है। मांड शर्करा जो परिकल्पना है वो जेडी शाह ने प्रस्तुत की थी। रंध्र गति, रंध्रों के खुलने व बंद होने की जो क्रिया विधि है उसको रंध्र गति कहते हैं। और रंध्र गति के बारे में 3 परिकल्पनाएं दी गई हैं। पहली परिकल्पना हो गई, अब दूसरी परिकल्पना है स्टीवार्ड की परिकल्पना। स्टीवार्ड की जो परिकल्पना है वो जो मांड शर्करा परिकल्पना है उसके आगे बढ़ाया गया है उसे।
स्टीवार्ड की परिकल्पना, स्टीवार्ड ने मांड शर्करा परिकल्पना को आगे बढ़ाया। इसने भी बताया कि दिन के समय, दिन में जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी होती है। CO2 की कमी होती है तो pH का मान बढ़ जाता है। pH का मान बढ़ जाता है तो फास्फोराइलेज एंजाइम, फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। जैसे ही फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है तो द्वार कोशिकाओं के अंदर जो मांड होता है वह मांड ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। जो यहां तक की क्रिया थी वो तो जेडी सारे ने भी समझाई थी, लेकिन इसी बात को स्टीवार्ड ने आगे समझाया। जेडी सारे की बात को ही स्टीवार्ड ने आगे बढ़ाया और उसने ये बताया कि जो एक ग्लूकोज 1-फॉस्फेट होता है यह ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदलता है और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदलने के बाद में यह ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज में बदलता है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, ये जो दोनों अणु होते हैं ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से अधिक घुलनशील होते हैं जल के अंदर, इसलिए द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ती है। सांद्रता बढ़ती है। जैसे सांद्रता बढ़ती है तो द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और स्फीत होती हैं तो जो रंध्र छिद्र होता है वह खुल जाता है, रंध्र का छिद्र खुल जाता है। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट यहां तक की जो क्रिया है वो तो जेडी सारे ने भी समझाई थी, लेकिन इसी की बात को स्टीवार्ड ने आगे बढ़ाया और उसने ये बताया कि जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है यह ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदलता है और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है यह ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ये जो दोनों अणु होते हैं ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से अधिक घुलनशील होते हैं, इसलिए द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ती है और द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। तो ये क्रिया दिन के समय होती है, रात में ये क्रिया उल्टी होगी। पहले वाली परिकल्पना के अनुसार ही रात के समय जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाओं में CO2 की वृद्धि होती है। CO2 की वृद्धि होती है तो pH का मान कम हो जाता है। pH का मान कम होता है तो फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। जैसे फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय होता है तो जो दिन के समय ग्लूकोज बना था, दिन के समय ग्लूकोज बना था, यह ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदल जाता है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदल जाएगा और जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट होता है यह ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में बदल जाता है और जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट होता है यह मांड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही मांड में परिवर्तित
वर्धित होता है तो द्वार कोशिकाओं की जो सांद्रता होती है वह कम हो जाती है। जैसे द्वार कोशिकाओं की सांद्रता कम होती है तो द्वार कोशिकाएं स्खलित हो जाती हैं। जैसे द्वार कोशिकाएं स्खलित होती हैं तो रंध्र का छिद्र होता है रात के समय बंद हो जाता है। रंध्र छिद्र रात के समय बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टीवार्ट ने अपनी परिकल्पना को समझाया। भाई दिन के समय द्वार कोशिकाओं में CO2 में कमी होती है जिससे pH का मान घट जाता है। pH का मान घटता है तो फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। यह एंजाइम जैसे ही सक्रिय होता है तो जो मांड होता है वह ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वह ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये दोनों अणु ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से अधिक घुलनशील होते हैं, इसलिए द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ती है। जैसे द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ती है तो द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती है, फूल जाती हैं। और जैसे द्वार कोशिकाएं फूलती हैं तो रंध्र का छिद्र खुल जाता है। रात के समय यह क्रिया उल्टी होती है। रात के समय द्वार कोशिकाओं में CO2 की वृद्धि होती है। जैसे ही वृद्धि होती है तो pH का मान कम हो जाता है जिससे फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय होता है तो दिन के समय जो ग्लूकोज बनाता वह वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस मांड में बदल जाता है। तो दिन के समय मांड ग्लूकोज में बदला था, रात के समय ग्लूकोज मांड में बदल जाता है जिससे द्वार कोशिकाओं की सांद्रता कम हो जाती है। द्वार कोशिकाएं स्खलित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, पिचक जाती हैं और जो रंध्र का छिद्र होता है वह बंद हो जाता है। तो यह रंध्र गति की दूसरी परिकल्पना थी। रंध्र गति के लिए 3 परिकल्पनाएं दी गई थी। तीसरी परिकल्पना है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। तीसरी परिकल्पना है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। तीसरी परिकल्पना सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। यह परिकल्पना 2 जापानी वैज्ञानिक इमाम्यूरो और फ्यूजिनो ने दी थी। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना है इसको प्रस्तुत करता 2 जापानी वैज्ञानिक थे, इमाम्यूरो और दूसरा वैज्ञानिक था फ्यूजिनो ने प्रस्तुत की थी। फिर इस परिकल्पना को लेविट जो दूसरा वैज्ञानिक था उसने इसका संशोधन किया था और इसको नए रूप में प्रस्तुत किया था। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना के अनुसार दिन के समय दिन में द्वार कोशिकाओं के अंदर द्वार कोशिकाओं में
दिन के समय द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। मैलिक अम्ल का निर्माण। जैसे मैलिक अम्ल का निर्माण होता है, फिर मैलिक अम्ल का वियोजन हो जाता है, मैलिक अम्ल टूट जाता है। मैलिक अम्ल का वियोजन, जैसे ही मैलिक अम्ल का वियोजन होता है तो मैलिक अम्ल H+ आयन प्लस मैलेट में टूट जाता है। जैसे ही मैलिक अम्ल H+ तथा मैलेट में टूटता है तो जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाओं से K+ आयन, पोटेशियम जो आयन है, सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। जैसे ही द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और द्वार कोशिकाओं के अंदर H+ आयन और जो मैलेट था तो H+ आयन बाहर निकल जाता है। द्वार कोशिकाओं में K+ आयन प्रवेश करते हैं तथा H+ आयन बहिर्गमन हो जाता है, इसका यह बाहर निकल जाता है। H+ आयन सहायक कोशिकाओं में चला जाता है, सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। भाई सहायक कोशिकाओं से H+ आयन आ जाते हैं द्वार कोशिकाओं में और द्वार कोशिकाओं के अंदर जो H+ आयन और मैलेट था तो वहां से H+ आयन द्वार कोशिका सहायक कोशिकाओं में वापस चला जाता है। जैसे ही K+ आयन द्वार कोशिकाओं में आता है तो पोटेशियम तथा मैलेट दोनों मिलकर पोटेशियम मैलेट बनाते हैं। पोटेशियम मैलेट बनाते हैं। जैसे ही पोटेशियम मैलेट बनता है तो द्वार कोशिकाओं की जो सांद्रता होती है वह बढ़ जाती है। द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ जाती है। जैसे ही द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ती है तो द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती है और जो रंध्र छिद्र होता है वह खुल जाता है। रंध्र छिद्र खुल जाता है। इस प्रकार से दिन के समय यह क्रिया होती है। रात के समय यह क्रिया वापस उल्टी होगी। जो पोटेशियम मैलेट था वह मैलिक अम्ल का निर्माण करेगा। रात के समय जो द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाओं में CO2 की वृद्धि होती है। द्वार कोशिकाओं में जैसे ही CO2 की वृद्धि होती है तो द्वार कोशिकाओं के अंदर एब्सिसिक अम्ल सक्रिय हो जाता है। एब्सिसिक अम्ल सक्रिय होता है तो यह पोटेशियम मैलेट का वियोजन करता है और पोटेशियम मैलेट का वियोजन करके मैलिक अम्ल का निर्माण करता है। पोटेशियम मैलेट, पोटेशियम मैलेट K+ आयन प्लस मैलेट में टूट जाएगा और जैसे ही मैलेट में टूटेगा तो द्वार कोशिकाओं से जो K+ आयन है
द्वार कोशिकाओं से K प्लस आयन सहायक कोशिकाओं में चले जाएंगे, सहायक कोशिकाओं में चले जाते हैं। जैसे ही सहायक कोशिकाओं में जाते हैं, दिन के समय सहायक कोशिकाओं से K प्लस आयन आते हैं और रात के समय द्वार कोशिकाओं से वापस K प्लस आयन चले जाते हैं सहायक कोशिकाओं में। जैसे ही सहायक कोशिकाओं में जाते हैं तो वहां से सहायक कोशिकाओं से H प्लस आयन वापस आ जाएगा। H प्लस आयन का प्रवेश द्वार कोशिकाओं में H प्लस आयन वापस आ जाएगा। H प्लस आयन मैलेट से मिलकर मैलिक अम्ल का निर्माण करेगा, मैलिक अम्ल का निर्माण करेगा रात के समय। जैसे ही मैलिक अम्ल का निर्माण होता है तो सांद्रता में कमी होती है, सांद्रता में कमी। जैसे सांद्रता में कमी होती है तो द्वार कोशिकाएं सलग हो जाती हैं, सलग होती हैं तो रंध्र का जो छिद्र होता है, रंध्र का छिद्र वह बंद हो जाता है। इस प्रकार से रात के समय यह क्रिया होती है। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया विधि को रंध्र गति कहते हैं और रंध्र गति के लिए 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। सबसे पहली परिकल्पना थी मांड शर्करा परिकल्पना। मांड शर्करा जो परिकल्पना थी उसके अनुसार दिन के समय मांड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है और रात के समय ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस मांड में बदल जाता है। दूसरी परिकल्पना थी स्टीवार्ड की परिकल्पना। स्टीवार्ड के अनुसार दिन के समय जो मांड होता है वह ग्लूकोज में बदलता है और रात के समय जो ग्लूकोज होता है वापस मांड में बदल जाता है। तीसरी परिकल्पना है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। इसके अनुसार यह जो परिकल्पना थी सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना, इसे इमाम्यूनो और फ्यूजिनो दोनों जापानी वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रस्तुत की थी। फिर बाद में इस परिकल्पना का जो लेविटे ने इसका संशोधन किया था। इस परिकल्पना के अनुसार दिन के समय मैलिक अम्ल बनता है और उसका वियोजन होता है मैलिक अम्ल का और मैलिक अम्ल पोटेशियम मैलेट में बदल जाता है। रात के समय पोटेशियम मैलेट होता है वह मैलिक अम्ल का निर्माण करता है। दिन के समय जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनमें मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। दिन के समय द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। मैलिक अम्ल का जैसे ही निर्माण होता है फिर मैलिक अम्ल का वियोजन होता है, मैलिक अम्ल टूट जाता है। जैसे ही मैलिक अम्ल टूटता है तो H प्लस आयन और मैलेट का निर्माण होता है। जैसे ही H प्लस आयन और मैलेट बनता है तो सहायक कोशिकाओं के अंदर जो K प्लस आयन होते हैं वो द्वार कोशिकाओं में आ जाते हैं। द्वार कोशिकाओं के अंदर जो H प्लस आयन बना था वह सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। सहायक कोशिकाओं से K प्लस आयन आ जाता है द्वार कोशिकाओं में और द्वार कोशिकाओं से H प्लस आयन सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। जैसे ही K प्लस आयन द्वार कोशिकाओं में आता है, पोटेशियम आयन आता है तो यह मैलेट के साथ
साथ मिलकर के पोटेशियम मैलेट बनाता है। जैसे ही पोटेशियम मैलेट बनता है तो द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और जो रंध्र का छिद्र होता है वह खुल जाता है। इस प्रकार से दिन के समय रंध्र का छिद्र खुलता है। रात के समय द्वार कोशिकाओं में CO2 की वृद्धि होती है, जिससे एब्सिसिक अम्ल सक्रिय हो जाता है। एब्सिसिक अम्ल जैसे ही सक्रिय होता है तो जो पोटेशियम मैलेट दिन के समय बना था यह पोटेशियम प्लस मैलेट में टूट जाता है। जैसे ही पोटेशियम मैलेट में टूटता है तो K प्लस आयन और मैलेट बनेगा। K प्लस आयन बनते ही K प्लस आयन द्वार कोशिकाओं में बना तो यह द्वार कोशिकाओं से वापस सहायक कोशिकाओं में चला जाता है और सहायक कोशिकाओं के अंदर जो H प्लस आयन थे वो द्वार कोशिकाओं में आ जाते हैं। अब द्वार कोशिकाओं के अंदर H प्लस आयन और मैलेट ये दोनों मिलकर के मैलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। मैलिक अम्ल का जैसे ही निर्माण होता है तो द्वार कोशिकाओं की सांद्रता में कमी होती है और द्वार कोशिकाएं स्लथ हो जाती हैं, पिचक जाती हैं, जिससे रंध्र का छिद्र बंद हो जाता है। इस प्रकार से रंध्र गति की यह तीसरी परिकल्पना भी पूरी होती है। तो ये जो तीनों परिकल्पनाएं थी वो रंध्र गति के बारे में प्रस्तुत की गई थी, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि के बारे में। दिन के समय रंध्र खुलते हैं और रात के समय जो रंध्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं? वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहले तो है बाह्य कारक जो वातावरण से संबंधित हैं और दूसरे हैं आंतरिक कारक जो पादपों की संरचना से संबंधित हैं। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कारक और दूसरे हैं आंतरिक कारक। आंतरिक कारक सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं बाह्य कारक कौन कौन से हैं जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। बाह्य कारक वातावरणीय कारक होते हैं, वातावरणीय कारक होते हैं, वातावरण से संबंधित। बाह्य कारक के अंदर सबसे पहला बिंदु है प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में होता है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और जब सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में होता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। जो दृश्य प्रकाश होता है और उस दृश्य प्रकाश के अंदर जो लाल किरणें होती हैं उन लाल किरणों के अंदर भी प्रकाश की मात्रा अधिक होती है जो वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाती है और जो नीले रंग का प्रकाश होता है वो वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। तो इस प्रकार से प्रकाश अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और प्रकाश कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। दूसरा कारक है वायु।
जैसे ही पादपों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलता है तो वह वाष्प पत्तियों के चारों ओर इकट्ठी हो जाती है। वायु पत्तियों के जो पास वाष्प बनती है उस वाष्प को वहां से हटा देती है। जैसे ही वाष्प वहां से हटती है तो पौधों के अंदर से जो जल होता है वो वाष्प के रूप में और बाहर निकलता है। तो जब अधिक वायु की मात्रा होती है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, और जब वायु की मात्रा कम हो जाती है, वायु का वेग कम होता है, तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तीसरा कारक है मृदा में प्राप्य जल। मृदा में प्राप्य जल, मृदा के अंदर यदि प्राप्य जल अधिक होता है, प्राप्य जल जिसको पौधे ग्रहण कर सकते हैं उसे प्राप्य जल कहते हैं। तो यदि मृदा में प्राप्य जल अधिक मात्रा में होता है तो अवशोषण अधिक होगा, और अवशोषण अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है। यदि प्राप्य जल की मात्रा कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है। चौथा कारक है तापमान। तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, और तापमान कम होने पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो जो बाह्य कारक है, प्रकाश बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, कम होने पर कम होता है। वायु का वेग बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, कम होने पर कम हो जाता है। मृदा में प्राप्य जल, यदि मृदा में प्राप्य जल की मात्रा अधिक होती है तो अवशोषण अधिक होगा, और अवशोषण अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा। तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ता है, और तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है। दूसरे कारक है आंतरिक कारक। ये पादपों की संरचना से संबंधित हैं। आंतरिक जो कारक है वो पादपों की संरचना से संबंधित होते हैं। आंतरिक कारक भी अनेक प्रकार के हैं। जैसे पहला कारक है पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना, पत्तियों की जो संरचना होती है वो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल की परत पाई जाती है, और क्यूटिकल की जो परत होती है वह जल के लिए अपारगम्य होती है। इसलिए जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। दूसरा कारक है इसमें मूल पररोह अनुपात। मूल जड़ होती है और पररोह भूमि से जो ऊपर वाला भाग होता है पादप का, जैसे तना है, शाखा है, फल है, पुष्प है, उन सबको पररोह कहते हैं। यदि मूल व पररोह का अनुपात बढ़ता है तो रंध्रों की संख्या भी बढ़ेगी, और रंध्रों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ती है। यदि मूल व पररोह का अनुपात कम होता है तो वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है। तीसरा कारक है पत्ती का दिक् विन्यास। पत्ती का दिक् विन्यास। दिक् विन्यास से मतलब है कि पत्ती की स्थिति, पत्ती किस प्रकार स्थित होती है। यदि पादपों की जो पत्तियां होती हैं, जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो आपतित प्रकाश होता है, सूर्य से जो आने वाला प्रकाश होता है उसे आपतित प्रकाश कहते हैं। यदि पत्तियां सूर्य का जो प्रकाश है जो आ रहा है, जो आपतित प्रकाश होता है, उसके समकोण पर स्थित होती हैं,
जैसे पत्तियां इस प्रकार से हो और सूर्य का प्रकाश आ रहा हो, तो पत्तियों का क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ जाता है, तो ज्यादा प्रकाश गिरेगा पत्ती के ऊपर, तो पत्ती के ऊपर जब ज्यादा प्रकाश गिरता है तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। जब पत्तियां आपतित प्रकाश के समकोण पर स्थित होती हैं तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, तथा जब पत्तियां आपतित प्रकाश के समानांतर इस प्रकार से, तो जो प्रकाश होता है वो सीधा चला जाता है पत्तियों से, पत्तियों के ऊपर गिरता नहीं है, क्षेत्रफल कम हो जाता है। जैसे ही पत्तियों का दिक् विन्यास आपतित प्रकाश के समानांतर होता है तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है, और पत्तियों का जो दिक् विन्यास है आपतित प्रकाश के समकोण पर होता है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। तो इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन पाद एक आवश्यक बुराई है, पादपों के लिए एक आवश्यक बुराई है, फिर भी पादपों को इस क्रिया से बहुत अधिक लाभ होते हैं। पहला लाभ है वाष्पोत्सर्जन के कारण जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल का एक अटूट स्तंभ बनता है। पहला लाभ है कि जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल का एक अटूट स्तंभ वाष्पोत्सर्जन के कारण बनता है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों के अंदर जल अवशोषण व खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है। तीसरा है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह पत्तियों के तापमान को नियत बनाए रखता है, समान बनाए रखता है। चौथा लाभ है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पादपों के अंदर जो अनावश्यक जल होता है उसको बाहर निकाल देता है। वाष्पोत्सर्जन को पादपों की एक आवश्यक बुराई भी कहते हैं, लेकिन फिर भी पादपों को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बहुत लाभ होते हैं। पहला लाभ है वाष्पोत्सर्जन के कारण जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का एक अटूट स्तंभ बनता है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन के कारण पादप जल अवशोषण करते हैं, खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, और वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों के अंदर जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है। तीसरा लाभ है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है यह पत्तियों तथा पादपों के तापमान को नियत बनाए रखता है। चौथा लाभ है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है यह पौधों के अंदर जो अनावश्यक जल होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो पौधों के अंदर होती है। अगली क्रिया है वाष्पोत्सर्जन के समान ही है बिंदु स्त्राव, लेकिन बिंदु स्त्राव की जो क्रिया होती है वो रात में ही होती है। इस क्रिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।